जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल। मैं इंजीनियर अजय गुप्ता आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग टेंस के अलावा एक दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। टेंस के अंदर हमने आपको एक लंबी सी जर्नी आपके साथ किया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेके प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, मतलब सारे टेंसेस के ऊपर जितनी डिटेलिंग एक बच्चे के पास होनी चाहिए, जो भी लोग कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं खासकर सीजीएल के लिए, तो प्रयास मैंने किया है, आई ट्राइड माय बेस्ट कि मैं आपको उन अच्छे अच्छे पॉइंट्स तक ले जा सकूं जहां से किसी भी लेवल के क्वेश्चंस अगर आपके सामने आते हैं तो आपको बहुत दिक्कत ना फील हो, आपको एक कंफर्टेबल कंडीशन में आप रहें, ऐसा आपका फील हो। तो आइए हम लोग आज इसी सिलसिले में इसी से सीक्वेंस में एक चैप्टर और स्टार्ट करते हैं। टेंस के बाद देखो हम लोग क्या पढ़ना है। टेंस के बाद पढ़ना है बेटा कॉजेटिव वर्ब। क्या पढ़ना है? पॉजिटिव वर्ब। हमने पहला चैप्टर टेंस पढ़ा, अब टेंस के बाद हमको पढ़ना है भैया कॉजेटिव वर्ब पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हमको पढ़ना है कंडीशनल, फिर आपको पढ़ना है बेटा नॉन फाइनाइट वर्ब, फिर आपको पढ़ना है क्लॉज एनालिसिस। ये मतलब सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस में हम लोगों को क्लास कंटिन्यू करनी। आइए आज टेंस खत्म करने के बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की तरफ, दैट इज कॉजेटिव वर्ब। ना कॉजेटिव वर्ब आइए समझते सीखते हैं कि कॉजेटिव वर्ब कैसे काम करता है। देखिए ये जो कॉजेटिव वर्ब है ना भैया, बड़ा स्मार्ट सा टॉपिक है और बड़ा पेचीदा भी है। मतलब आम जनता इसको बहुत डिफिकल्ट मानती है। डिफिकल्ट इसलिए मानती है क्योंकि उसे आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि कैसे ट्रीट होता है, कैसे काम करता है। जब उसको नहीं समझ में आया है तो जाहिर सी बात है उसको दिक्कत तो लगेगा। जो चीज़ लोगों को समझ नहीं आती वो इंसान को दिक्कत में लगती है। पॉजिटिव वर्ब में नाम से लग रहा होगा कॉज, एक वर्ड दिख रहा है कॉज, देखो पॉजिटिव में कॉज अलग कर लो तो पॉजिटिव है कॉज। इसका मतलब एक ऐसी वर्ब जिसका कॉज अलग हो और करने वाला अलग हो। मान लो कोई काम हो रहा है तो उस काम के होने के पीछे दो लोग हो सकते हैं। एक तो वो आदमी जो उस काम को करने के लिए कंपेल कर रहा है किसी को, वो कॉज है, उसी की वजह से ही काम हो रहा है। अच्छा, एक तो वो जो उस काम को कर रहा है, मतलब करने वाला कोई और है लेकिन वो करना नहीं चाहता था, उसको किसी और ने उसको कंपेल किया, मतलब किसी और ने करवाया। इसी को बोलते हैं कॉजेटिव वर्ब। मतलब हम जब ये समझ लें कि जब वर्ब का डूअर और वर्ब का जो कॉज है वो अलग अलग, डूअर अलग हो, करने वाला अलग हो, और कॉज कोई और हो, कॉज और डूअर दोनों अलग अलग हो, तो याद रख लेना उस वर्ब में हमेशा कॉजेटिव वर्ब हमें ऐड ऑन करना पड़ेगा। कॉजेटिव वर्ब, जैसे मैंने कहा कि भाई उस लड़के ने मुझे हंसाया, ध्यान सुनिएगा, उस लड़के ने मुझे हंसाया। अगर मैं सेंटेंस पढ़ूं और सुनूं तो आपको क्या ख्याल आएगा कि अगर उस लड़के ने मुझे हंसाया तो हंसने वाला काम कौन किया? मैंने। लेकिन मैंने हंसा जरूर है, डूअर तो मैं हूं, लेकिन कराया कौन, हंसाया कौन? उस लड़के ने। तो उस लड़के ने हंसाया मतलब ये कॉज है। अगर ये कॉज है और हंसा हंसा कौन है? मैं हूं। तो कॉज और डूअर दोनों क्या है? अलग अलग है। जब जब कॉज और डूअर दोनों अलग अलग होते हैं तो फिर हमें क्या करना पड़ता है? कॉजेटिव वर्ब यूज करना पड़ता है। अब दो तरह से कॉजेटिव वर्ब होते हैं भैया, होते वैसे बहुत सारे हैं बट आज आपको जो पढ़ना है, एक पढ़ना है बेटा मेक या कॉज टू, मेक या कॉज टू। एक आपको पढ़ना है गेट ऑब्लिक है। एक पढ़ना है मेक ऑब्लिक कॉज टू और एक पढ़ना है गेट ऑब्लिक हैव। मतलब कि हम मेक कॉज टू एज अ पॉजिटिव वर्ब कब यूज करेंगे, गेट या हैव एज अ पॉजिटिव वर्ब कब यूज करेंगे, दोनों को क्लैरिफाई करना है। आइए इसका कलर बदल लेता हूं बार बार। ये देखिए मेक कॉज टू एंड गेट ऑब्लिक हैव। आइए जरा, कहते हैं कि जो मेक कॉज टू लगता है ना बेटा, ये तब लगता है जब मामला फोर्सिबली होता है।
फोर्सिबली का मतलब फोर्सफुली बेसिकली, मतलब वो काम ऐसा है कि आप ना करेंगे तो ना नहीं होगा, काम करना ही पड़ेगा। गेट या हैव होता है बेटा पोलाइटली, ये गेट हैव लगाते हैं पोलाइटली के सेंस में, और मेक कॉस्ट लगाते हैं फोर्सिबली के सेंस में, मतलब कोई चीज़ जबरदस्ती कराई जा रही है। जबरदस्ती का मतलब कि आप अगर नहीं भी करना चाहते हैं तो आप ना नहीं कह सकते, करना पड़ेगा। ऐसा कब हो सकता है? ऐसा तब हो सकता है कि मान लीजिए आपके पेरेंट्स हैं और उन्होंने कोई काम आपको कहा, वो काम हालांकि तुम करना नहीं चाहते हो लेकिन तुम मना भी नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जो पेरेंट्स हैं वो आपके कर्ता धर्ता है, तो अगर उन्होंने कहा है उस काम को करने के लिए तो आपको करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो याद रखना है बेटा कि जो मेक कॉस्टो होता है ये उस सेंस में लगाते हैं जिस सेंस में लगे कभी कि डूअर के पास चॉइस ना हो। एक है कॉज, एक है डूअर। डूअर करने वाला, कॉज है कराने वाला। मतलब कॉज ने कुछ अगर कह दिया करने के लिए डूअर को, तो डूअर के पास चॉइस ना हो, इसका मतलब फोर्सफुली। अब फोर्सफुली का मतलब भी ये बिल्कुल नहीं कि हम कोई गन पॉइंट पे काम करवा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि चाकू लेके काम करवा रहे हैं, करो नहीं मार देंगे, ऐसा भी नहीं। ऐसा मतलब अधिकार क्षेत्र के अंदर, जैसे एक एक डीएसपी अगर किसी एसओ को फोन कर देगा, अब भाई डीएसपी एसपी एक बड़ी पोस्ट है शहर की, अब कोई अगर एसपी सिटी घूम रहा है और उसने एसओ को फोन किया भाई जल्दी से इस चौराहे पे पहुंचो, तो क्या मना कर देगा? नहीं मना कर पाएगा। क्यों? क्योंकि प्रोटोकॉल आपको लेना पड़ता है। अपने सीनियर का जो भी प्रोटोकॉल होगा, जो भी आपको उससे बात करनी होगी, वो करना ही पड़ेगा। आपके पास कोई चॉइस रहेगा नहीं किसी भी कीमत पर। तो इसका मतलब है कि मेक कॉस्ट टू हम उस सेंस में लगाएंगे जिस सेंस में हम किसी से कोई काम कराना चाहते हैं लेकिन उसके पास चॉइस नहीं है मना करने की, तो लगा लो मेक कॉस्ट टू। लेकिन गेट या हैव बेटा तब लगाते हैं जब तुम्हें लगे कि हम किसी से कराना तो चाहते हैं लेकिन हम उसके साथ मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि मेरे वो अधिकार क्षेत्र के अंदर है, वो मेरे टेरिटरी के अंदर नहीं आता, तो जाहिर सी बात है मेरी बात मानेगा ये कोई नेसेसिटी तो है नहीं। तो अब अगर किसी अननोन आदमी से आप कोई काम कराना चाहते हो तो आप बताओ, आप उससे रिक्वेस्ट करोगे या गुंडई से बात करोगे? क्योंकि तुमको पता है गुंडई से बात करूंगा तो करेगा ही नहीं, अच्छा नहीं करेगा तो हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर है। इसका मतलब अगर किसी अननोन पर्सन से, थर्ड पर्सन से कुछ काम कराना हो तो भैया आपको रिक्वेस्टिंग वे में बात करनी पड़ती है। अगर रिक्वेस्टिंग वे में बात करेंगे तभी वो आदमी उस काम को करेगा, यस या नो? इसका मतलब है कि आप उस आदमी से आप पोलाइटली बात करेंगे। तो दोनों में बात एक ही है क्या? बात कुल मिला के सिर्फ इतनी थी कि अगर कभी जो वर्ब का जो कॉज हो और जो डूअर हो ये दोनों अलग अलग हो भैया। कैसे हो? डिफरेंट, अलग अलग हो। अगर ये अलग अलग है तो उस केस में हमें कॉजेटिव वर्ब अप्लाई करना पड़ता है, हमें पॉजिटिव वर्ब यूज करना पड़ता है। अब पॉजिटिव वर्ब यूज करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन है मेक कॉस्ट टू का और एक ऑप्शन है गेट या हैव का। तो हमें इसका पूरा ध्यान रखना है कि हमें मेक कॉस्ट टू कब लगाना है, गेट हैव कब लगाना है। लिटरली कोई सेंटेंस मेक कॉस्ट टू या गेट हैव लगाने से गलत सही नहीं होता। क्यों? क्योंकि बस फर्क इतना आएगा मेक कॉस्ट टू या गेट हैव अदलने बदलने से कि एक में आएगी फोर्सफुली का सेंस और एक में आएगा पोलाइटली का सेंस। सेंस का अल्ट्रेशन है, फीलिंग्स का अल्ट्रेशन है कि आपने किसी को कहा यहाँ आओ, आपने थोड़ा तमीज से कह दिया, आप चाहते हैं यहाँ आओ, गुंडाइन बोल दिया। तो बस वही बात है। सेंटेंस में सही गलत बहुत बार सेंटेंस में शब्दों को चेंज करने से नहीं आता है। कई बार सेंटेंस में गलत सही का फैसला बहुत दूर की बात है, बस वहाँ पे चेंजेस क्या आता है कि भाव बदल जाता है, फीलिंग्स बदल जाती है। आप गेट या हैव से बोलोगे तो पढ़ने वाले को लगेगा ये आदमी रिक्वेस्टिंग में बात कर रहा है, पोलाइटनेस के साथ बात कर रहा है। लेकिन अगर आप मेक कॉस्ट टू बोलोगे तो लगेगा यार ये बहुत मतलब पावर के साथ बात कर रहा है, अपनी अपनी पावर दिखा रहा है। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि आपको मैं कुछ और समझा पाऊँ जो मैं समझाना चाहता हूँ। देखिए पहले स्ट्रक्चर समझ लीजिए। अगर आप सब्जेक्ट के बाद मेक लगाएंगे तो मेक तो सब्जेक्ट के बाद अकॉर्डिंग टू टेंस आएगा। अब अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इज एम आर के बाद आईएनजी फॉर्म, मतलब अकॉर्डिंग टू टेंस यहाँ पे जो वर्ब आएगी आएगी मेक। ठीक, मेक के बाद हमने कहा एक आएगा ऑब्जेक्ट। वर्ब के बाद क्या आता है बेटा? ऑब्जेक्ट।
अब यहाँ आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसको आपने कॉस्टिव बनाया होगा, और ये ऑब्जेक्ट इस वर्ब का और इसका ये अपना अदर वर्ड। मेक कहता है कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट लिखो, ये कौन है बेटा, यही उस वाले एक्शन का डूअर होगा, किसका, इस वाली वर्ब का, क्योंकि वर्ब के पहले जो भी आप नाउन प्रोनाउन लिखोगे मानना पड़ेगा उस काम को करने वाला वही होगा। इस वर्ब का सब्जेक्ट ये है, यही कॉज है, ये कॉज है जो इस आदमी से ये वाला काम कराएगा। तो ध्यान रखो ये कौन है, डूअर करने वाला, कौन सा काम, ये। अच्छा, इसको कराया किसने काम, इस आदमी ने, कॉज ये है। इसकी फीलिंग कहाँ से आ गई, ये मेक लगाकर। मेक लगा के लिखने का मतलब ये हो गया कि हमने इस आदमी को काम पे लगाया इस काम को करने के लिए। अच्छा, यही बात आप चाहते तो कॉज टू से भी लिख सकते थे, बस अंतर इतना है कॉज में जो टू है वो वर्ब के साथ लगा रहेगा। ये टू वर्ब के साथ लगा दो, बाकी कोई भी अंतर नहीं है। तो देखिए, इस वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट, इस वर्ब का अपना अदर वर्ड, वैसे इस वर्ब का ये अपना ऑब्जेक्ट और ये अपना सब्जेक्ट। तो ये हो गया भैया कॉज और ये हो गया डूअर। बोलिए हाँ, ये दोनों बातें एक ही हैं, दोनों स्ट्रक्चर भी एक है, चाहे मेक से लिख लो चाहे कॉज से लिख लो। इसीलिए यहाँ पे मैंने मेक या कॉज टू एक साथ लिखा था ऑब्लिक करके, मतलब दोनों चीजें एक ही हैं, चाहे मेक लगाओ चाहे कॉज लगाओ। तो कुल मिला के समझना ये है भाई कि मेक लगाने या कॉज लगाने का सीधा मतलब है कि हम इसको बना रहे हैं पॉजिटिव। क्या बना रहे हैं, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें डूअर अलग होगा, इसमें डूअर अलग होगा और कॉज कोई और होगा। ये आपको समझते रहना है कि डूअर और कॉज दोनों अलग अलग आदमी होंगे। आ जाइए भैया, बात को आगे बढ़ाते हैं। सब्जेक्ट के बाद इस बार हमने गेट लगा लिया पोलाइटनेस के सेंस में, तो गेट के बाद भी एक आएगा ऑब्जेक्ट, फिर एक आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ 2v1, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा अदर वर्ड। अच्छा, इसी में एक स्ट्रक्चर और बनेगा बेटा, सब्जेक्ट गेट देन ऑब्जेक्ट देन वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। तो अब लिख नहीं पाओगे, हालांकि लिख सकते हो सेकंड ऑब्जेक्ट हो तो। ये देखो जरा, अब आप ध्यान से देखो, इस केस में आपके पास गेट वाले केस में दो ऑप्शन दे दिया गया। देखो, मेक वाले केस में या कॉज वाले केस में वर्ब यहाँ जो भी आएगी वो फर्स्ट फॉर्म में ही आएगी। ये टू हमने लगाया नहीं, ये टू पहले से लगा हुआ था कॉज के साथ, कॉज टू होता है। इसका मतलब दोनों केस में क्या बात रह गई कि अगर हम मेक या कॉज से अगर किसी वर्ब को कॉस्टिव बनाएंगे तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। कौन सी फॉर्म लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म। ऑलवेज यूज V1 विथ मेक ऑब्लिक कॉज टू, ऑलवेज। क्यों ऐसा कहना पड़ रहा है, अब ये बात तुमको समझ में आनी चाहिए। कैसे आनी चाहिए, यहां से देखो, मैंने कहा कि सब्जेक्ट के बाद अगर आप वर्ब लिख रहे हो, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर हम ये कहते हैं कि साहब ये जो आदमी है यही आदमी इस काम को कर रहा है, वर्ब का मतलब कोई काम, अगर इस काम को करने वाला यही आदमी है तो इसको बोलेंगे बेटा एक्टिव वॉइस। क्या बोलेंगे, एक्टिव वॉइस। लेकिन अगर कभी लगे कि सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब लिखा आपने, ये काम ये आदमी नहीं कर रहा है बल्कि इस आदमी के ऊपर काम किया जा रहा है, ये आदमी इस काम को कर रहा है तो एक्टिव वॉइस। लेकिन लगे कि ये काम ये आदमी नहीं कर रहा है बल्कि इसके ऊपर किया जा रहा है, तो इसको बोलते हैं पैसिव वॉइस। अगर हम ये कह रहे हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख रहे हो तो फर्स्ट फॉर्म का मतलब एक्टिव वॉइस, क्योंकि कभी भी पैसिव वॉइस में फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं की जाती। पैसिव वॉइस में कभी भी फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं की जाती, ये बात आई होप कि आपको पता होगा, राइट। यू माइट हैव नोन दिस फैक्ट कि फर्स्ट फॉर्म कभी भी इज नॉट नेवर यूज इन पैसिव वॉइस। अगर यहाँ फर्स्ट फॉर्म यूज की जा रही है तो इसका सीधा मतलब है कि एक्टिव वॉइस है, और एक्टिव वॉइस का सीधा मतलब क्या है कि सब्जेक्ट ही आगे वाले काम को कर रहा होगा, मतलब यही आदमी इस काम को कर रहा होगा। तो इसका मतलब है कि ये जो लिखा गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो इस वर्ब के लिए है, लेकिन इस वर्ब के लिए क्या है, ये इस वर्ब के लिए सब्जेक्ट है। बोलो हाँ, ये आदमी इस वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट है और इस वर्ब के लिए सब्जेक्ट है, और यही आदमी इस काम को कर रहा होगा, तभी आप एक्टिव वॉइस लिख रहे हो, मतलब फर्स्ट फॉर्म में लिख रहे हो। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं कि थर्ड फॉर्म नहीं हो सकता, इसका मतलब पैसिव वॉइस नहीं हो सकता, इसका मतलब कि ये आदमी हमेशा इस काम को करता नजर आएगा, क्योंकि हमेशा अगर फर्स्ट फॉर्म लगाना पड़ेगा तो हमेशा ये मानना पड़ेगा यहाँ जो भी आएगा वही इस काम को करेगा। ये बात इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि
मेक का मतलब होता है फोर्सिबली काम कराना। हम फोर्सिबली जब किसी से काम कराते हैं तो जाहिर सी बात है, अगर मैं किसी मतलब मेरे अधिकार क्षेत्र में अगर कोई आता है, तो मैंने कोई आदेश दिया बीइंग अ डायरेक्टर टू माय एम्प्लॉई, तो एम्प्लॉई को मेरी बात माननी पड़ेगी। देयर इज नो चॉइस, उसके पास कोई चॉइस ही नहीं, मानना ही पड़ेगा। इसका मतलब हम जब किसी से फोर्सफुली काम कराएंगे तो जिसको हमने आदेश दिया काम करने के लिए उसको करना पड़ेगा। इसका मतलब वो हमेशा क्या होगा, डूअर होगा। अगर वो हमेशा डूअर होगा तो जाहिर सी बात है सामने हमें फर्स्ट फॉर्म लगाना पड़ेगा, फिर एक्टिव वॉइस लगाना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा कि मेक या कॉज टू के साथ हमें एक्टिव वॉइस लगाना पड़ता है, क्योंकि हमेशा वो काम को करता नजर आता है। लेकिन गेट वाले केस में बेटा ऐसा नहीं होता। गेट वाले केस में मामला बदल जाता है। गेट वाले केस में दोनों संभव, देखो फर्स्ट फॉर्म भी है, थर्ड फॉर्म भी है। तो थर्ड फॉर्म देख के समझ में आ गया होगा पैसिव वॉइस, और फर्स्ट फॉर्म देख के समझ में आ गया होगा एक्टिव वॉइस। पहले ये बात क्लियर है? बात समझ में आए बोलो हाँ। ये पैसिव वॉइस, ये एक्टिव वॉइस। इसका ये मतलब हुआ कि भाई ये वाला जो काम है वो आदमी, यही आदमी कर रहा है। भाई एक्टिव वॉइस का मतलब क्या, कि यही आदमी इस काम को करेगा, यही इसका डूअर है। लेकिन थर्ड फॉर्म का मतलब कि ये आदमी इस काम को नहीं करेगा, बल्कि ये काम इसके ऊपर किया जाएगा। अरे उल्टा बनेगा, मतलब ये आदमी इस काम को खुद करेगा तो एक्टिव, अब खुद नहीं करेगा बल्कि इसके ऊपर किया जाएगा तो पैसिव। इसका मतलब गेट वाले केस में दोनों ऑप्शन वैलिड है। हम एक्टिव वाइज भी यूज कर सकते हैं, पैसिव वाइज भी यूज कर सकते हैं, एज पर द नीड। हमें देखना पड़ेगा कि वो जो ऑब्जेक्ट के तौर पर पर्सन आया है वो पर्सन कौन है, ये काम करने वाला है या उसके ऊपर काम किया जा रहा है। जबकि ये बात मेक या कॉस्ट्यूम में नहीं थी, क्योंकि वहां फोर्सफुली कराने का सेंस है। हम फोर्सफुली उसी व्यक्ति से कराएंगे जो हमारे अधिकार क्षेत्र में होगा, तो जाहिर सी बात है वही उस काम को जाकर परफॉर्म करेगा। दैट इज ऑलवेज अ डूअर। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे दोनों ऑप्शन आपके लिए वैलिड है। अच्छा यही सेम चीज बेटा आपको हैव के साथ भी वैलिड मिल जाएगा। जैसे मैंने कहा कि आप सब्जेक्ट के बाद हैव लिख लो कॉस्टिव वर्ब के तौर पर, फिर से यहाँ ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा, क्योंकि वर्ब के बाद एक क्या देंगे, ऑब्जेक्ट। फिर इस वर्ब के बाद भी आप एक्टिव वॉइस एक बार लगा लो, और एक बार आपको पैसिव वॉइस लिख दे रहा हूं मैं। सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म। ये देखो, अब यहां से आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि यहाँ फर्स्ट फॉर्म लिखने का मतलब है एक्टिव वॉइस, बोलो हाँ। थर्ड फॉर्म लिखने का मतलब है पैसिव वॉइस। इसका मतलब कि यही आदमी वो है जो इस काम को कर रहा है। अगर यही आदमी इस काम को कर रहा है तो एक्टिव वॉइस। लेकिन अगर कभी लगे कि ये आदमी इस काम को नहीं कर रहा है बल्कि ये काम इसके ऊपर किया जा रहा है, तो पैसिव वॉइस। तो सब्जेक्ट है प्लस ऑब्जेक्ट थर्ड फॉर्म का मतलब ये काम इसके ऊपर किया जा रहा है। अगर ये काम इसके ऊपर किया जा रहा है तो पैसिव वॉइस। अंतर इतना है गेट या हैव में, हालांकि गेट लगा लो चाहे हैव लगा लो, दोनों में फीलिंग क्या आएगी, पोलाइटनेस की आएगी। क्योंकि आपको पता है कि गेट या हैव हम लगाते किस केस में है, पोलाइटली किसी से कोई काम करवाना है तो, मतलब वो आदमी हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर है वो आदमी हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर है। अंतर है, स्ट्रक्चरल डिफरेंस क्या है कि इसके एक्टिव वॉइस में टू के साथ लिखना है, इन्फिनेटिव टू के साथ V1, और इसके एक्टिव वॉइस में विदाउट टू लिखना है। बाकी पैसिव में तो दोनों में थर्ड फॉर्म ही आएगा, थर्ड फॉर्म दोनों में आया है। स्ट्रक्चरल डिफरेंस एक ही है कि एक्टिव वॉइस में गेट के साथ टू के साथ यूज करना है V1, और हैव के साथ विदाउट टू, जैसे मेक में था विदाउट टू। ये पूरा सीक्वेंस हो गया, पूरा इसका स्ट्रक्चर हो गया। आइए एक एग्जाम्पल से पहले बात को समराइज कर लेते हैं कैसे लिखना है। मैंने रमेश से इस पत्र को लिखवाया। मैंने रमेश से इस पत्र को लिखवाया। अब देखो, हम मैं लिखवाया किसने, मैंने, ये है कॉज। अच्छा लिखा कौन, रमेश, ये है डूअर। लिखवाया मैंने है, लिखा किसने, रमेश ने है। हमको पता है लगाना पड़ेगा पॉजिटिव। अब पॉजिटिव में आपके पास मेक कॉज टू भी है, गेट हैव भी है। अब आपको जिस तरह की मीनिंग कन्वे करानी हो, पोलाइटनेस की मीनिंग कन्वे करानी है तो आप लगा लीजिए गेट या हैव। अगर आपको फोर्सिबली की मीनिंग कन्वे करानी है तो फिर आप लगा लीजिए मेक कॉज टू। अब हो सकता है कि रमेश मेरे अधिकार क्षेत्र में आता हो। अगर रमेश मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है
तब तो आप भैया मेक कॉज टू लगा लो। लेकिन अगर रमेश मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है तो फिर आपको गेट या हैव के साथ काम चलाना पड़ेगा। तो कुल मिला के मतलब इस सेंटेंस में मतलब ऐसा नहीं है कि हम मेक कॉज टू लगा देंगे सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, गेट हैव लगा देंगे सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, नहीं, लगा कुछ भी लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है भाई कि आप किस तरह की मीनिंग कन्वे कराना चाहते हैं, पहला। दूसरा, जो स्ट्रक्चर आप यूज कर रहे हो, चाहे मेक कॉज टू का चाहे गेट हैव का, जो स्ट्रक्चर होता है उसको फॉलो करिए, तभी आप सेंटेंस करेक्ट फॉर्म में लिख पाएंगे। अब मान लीजिए मैंने इसकी इंग्लिश लिखनी चाहिए, तो देखो क्या लिखूंगा। मैंने कहा भाई इस पद को लिखवाया, बात पास्ट की है, पास्ट इंडेफिनिट लिखेंगे। पास्ट के टाइम में टेंस कौन सा लगाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट सिखा चुका हूँ। देखो आई मेड, अगर मैं मेक लगाऊं, सो आई मेड, सब्जेक्ट के बाद मेक लगाएंगे, मेक के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब कौन, डूअर, डूअर कौन है, रमेश। यही सीखा था अभी। देखो मेक के बाद क्या लिखते हो बेटा, मेक के बाद वो ऑब्जेक्ट जो डूअर है, जो उस काम को करेगा, फिर उसी इसका जो काम है किस फॉर्म में लिखना है, फर्स्ट फॉर्म में। देखो आई मेड रमेश, काम कौन सा है, लिखने का, दैट इज राइट। क्या लिखना है बेटा, इस पत्र को, दैट इज लेटर, राइट दिस लेटर। सो आई मेड रमेश राइट दिस लेटर, ये लिखा गया है, आई मेड रमेश राइट दिस लेटर। तो देखो राइट ये वर्ब है फर्स्ट फॉर्म में, ये रमेश है डूअर इस वर्ब का, और इस वर्ब का रमेश क्या माना जाएगा एक प्रकार से, ऑब्जेक्ट, और ये है भैया आपका सब्जेक्ट, दैट इज योर कॉज, दैट इज योर कॉज। तो मीनिंग ये हो गई, मैंने रमेश से इस पत्र को लिखवाया, मैंने रमेश से इस पत्र को लिखवाया, आई मेड रमेश राइट दिस लेटर, लिखवाया। आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी कि आई मेड रमेश राइट दिस लेटर। अच्छा, हम इसी बात को चाहते बेटा तो हम किससे लिखते, कॉज टू से लिखते, चूंकि मेक या कॉज टू एक ही चीज है। आप ऐसे लिख लो, आई कॉज्ड, नेक्स्ट अगेन रमेश, ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। अब टू वर्ब के साथ लगा दो, क्योंकि कॉज में टू लगा था, टू राइट, सो आई कॉज्ड रमेश टू राइट दिस लेटर, मैंने रमेश से इस पत्र को लिखवाया। सब में मीनिंग वही है, अब मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, बस आपको समझना क्या है कि हम मेक कॉज टू कब लगाएंगे, गेट या हैव कब लगाएंगे, कैसे यूज करते, ठीक है। आइए फिर मैंने कहा बेटा कि आइए गेट से बनाते हैं उसी को। मैंने कहा आई गॉट, फिर से वही, गेट के बाद भी रमेश लिखना पड़ेगा। हमको पता है गेट के साथ अगर एक्टिव वॉइस लिखेंगे तो टू के साथ लिखते हैं, टू राइट दिस लेटर। एक्टिव वॉइस लिखने का मतलब कि आखिर ये वाला काम कर कौन रहा होगा, ये वाला काम कर रहा होगा यही रमेश, दैट इज डूअर, और ये हो गया बेटा कॉज। बोलिए हाँ, बात समझ में आए तो बोला करिए भैया हाँ, ठीक है। तो ये रमेश इसका डूअर है, मीनिंग वही हो गई कि मैंने रमेश से इस पत्र को लिखवाया। अब इसकी जो फीलिंग आएगी और जो मेड वाले फीलिंग में था, अंतर ये है, वहां पे एक अधिकार था बात करने का कि मैंने रमेश से करवाया, वो आपका हक था, अधिकार था। लेकिन ये तो राह चलते थर्ड पर्सन से आपने ऐसे कहा होगा और उससे आपने रिक्वेस्ट करके लिखवा लिया होगा कि आई गॉट रमेश टू राइट दिस लेटर, मतलब आपने सर्च किया किसी को और एक आदमी आपको मिला जो आपकी बात को मान गया, उसने आपके लिए क्या किया, लिख दिया। सो आई गॉट रमेश टू राइट दिस लेटर। अच्छा, इसी बात को बेटा मैं किससे लिखता, हैव से लिखता। अगर इसी बात को आप हैव से लिखते तो कैसे लिखते, आप ऐसे लिखते, फिर आई हैड, हैव की सेकेंड फॉर्म हैड, आई हैड रमेश। अच्छा, हैड के साथ एक्टिव वॉइस में विदाउट टू लिखते हैं, मतलब राइट, पीछे लिखवाया था अभी। बस एक बार स्ट्रक्चर आपको पता रहे बेटा तो आप अच्छे से लिख पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आई हैड रमेश राइट दिस लेटर, सो आई हैड रमेश राइट दिस लेटर। अब अगेन क्या हो गया कि इस वाले एक्शन को करने वाला कौन है, यही रमेश है। तो रमेश कौन हो गया भैया, डूअर हो गया, और आई कौन हो गया, कॉज हो गया। ये आपको समझना है, यस या नो। अच्छा, जैसा कि मैंने कहा कि गेट या हैव में हम एक्टिव वॉइस भी यूज कर सकते हैं, पैसिव वॉइस भी यूज कर सकते हैं, एज पर द नीड। हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि हम एक्टिव वॉइस में क्या चाहते हैं।
आइए, मैंने क्या किया, एक काम करिए, पैसिव के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि ये वाला काम ये नहीं कर रहा है बल्कि ये वाला काम इसके ऊपर किया जा रहा है। तो एक काम करो, इस ऑब्जेक्ट को बदल दो, क्योंकि ये तो करने वाला है लेकिन इसके ऊपर किया जा रहा है, तो इसका जगह चेंज कर दो। आई गॉट दिस लेटर, और फिर लिखो यहाँ पे स्पेस, और फिर यहाँ लिखो बाई रमेश। अब देखिए, आई गॉट दिस लेटर, अब बताइए यहाँ जो वर्ब आने वाली है, क्या ये वाला काम ही कर पाएगा? नहीं, लेटर कभी इस काम को नहीं करेगा, लेटर लिखने वाला काम तो नहीं करेगा, बल्कि लेटर को लिखा जाएगा। तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा? रिटन। क्या होती है? रिटन। सो आई गॉट दिस लेटर रिटन बाई रमेश, मतलब कि मैंने इस पत्र को लिखवाया बाई रमेश, रमेश के द्वारा, लिखने वाला रमेश ही है। अब ये पैसिव क्यों लिखना पड़ रहा है? क्योंकि हमको पता है कि जो ऑब्जेक्ट है ना बेटा, ये ऑब्जेक्ट ये वाला काम नहीं कर रहा है बल्कि इसके ऊपर किया जा रहा है। जबकि यहाँ पे मैंने अभी तक इसको लिखा था रमेश को, तो रमेश तो करने वाला आदमी, इसलिए एक्टिव लिखा। सेम मामला है, गेट गॉट लगा लो और चाहे हैड लगा लो, बात तो एक ही पड़ेगी, क्योंकि गॉट या हैड में पैसिव वॉइस के दौरान दोनों सेम ही है। तो आई हैड दिस लेटर रिटन बाय रमेश या आई गॉट दिस लेटर रिटन बाय रमेश। वो बाई क्यों हो गया बेटा? बाई इसलिए हो गया क्योंकि इस वर्ब का सब्जेक्ट उधर है, डूअर उधर है। तो आपको पता है कि वर्ब का डूअर अगर उधर लिखना है तो बाई के साथ लिखना पड़ता है, पैसिव में सीखा होगा, बाकी आगे हम सिखाएंगे, पैसे बताएंगे आपको। सो आई गॉट दिस लेटर रिटन बाई रमेश। ये बात पहले हजम हो रही कि नहीं, कि आखिर एक ही सेंटेंस की इतनी इंग्लिश कैसे है? देखो, इस सेंटेंस की दो इंग्लिश ये हो गई, आई गॉट दिस लेटर रिटन बाय रमेश, आई हैड दिस लेटर रिटन बाय रमेश, आई हैड रमेश राइट दिस लेटर, आई गॉट रमेश टू राइट दिस लेटर। कितने हो गए? 2 3 4, और 2 यहाँ है 5 6। सेंटेंस एक ही था, हिंदी एक ही थी कि भाई रमेश से मैंने इस पत्र को लिखवाया, ये स्टेटमेंट था। इस स्टेटमेंट को हमने इंग्लिश में अगर लिखना चाहा तो ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसे भी लिख सकते थे, और जो इसके बाद वाले स्लाइड में दिखाया ऐसे भी लिख सकते थे। सबका इंग्लिश हिंदी एक ही आएगा। अंतर बेटा आएगा फीलिंग्स का, कि आप कहने वाला आदमी थोड़ी सी अधिकार के साथ बात कर रहा है या फिर थोड़ा सा पोलाइटनेस के साथ बात कर रहा है, वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से करते हैं। आइए, एक सेंटेंस आपको देता हूं लिखने के लिए, एक बार आप ट्राई करिए। मैंने कहा रमेश ने दिनेश से इस कार को धुलवाया। ये स्टेटमेंट है। एक 10 सेकंड की विंडो दे रहा हूं, एक बार जरा आप देखिए कि आप इस सेंटेंस को अगर इंग्लिश में कन्वर्ट करते तो क्या कर सकते थे। आई थिंक आपने सोच समझ लिया होगा। आइए, आपको आंसर भी कर देते हैं। देखिए, फिर से लास्ट वाले केस में आपने देखा कि 6 सेंटेंस आपने बनाए एक ही इंग्लिश को लिखने के लिए। आइए इसमें देखते हैं क्या कैसे करना है। देखिए, रमेश ने दिनेश से इस कार को धुलवाया। तुम बताओ रमेश कौन रहा होगा? कॉज रहा होगा, बोलो हाँ। अगर रमेश कॉज है तो दिनेश कौन हो गया? डूअर हो गया। क्यों? क्योंकि रमेश ही वो आइटम है जो कार को धुल रहा है, बोलो हाँ। अब हम जरा इसको इसके टेंस के हिसाब से अगर बनाएं तो लिखेगा रमेश धुलवाया, मतलब बात पास्ट की है। अच्छा, अगर मान लो दिनेश इसका स्टाफ हो, रमेश का, तो इसका अधिकार है इससे बोल के साफ करवाना, क्योंकि पेड कर सैलरी दे रहा है उसको, तब तो मेड लगा सकते हो। तो लगा लिया आपने, मेक के सेकेंड फॉर्म मेड, बिकॉज टेंस पास्ट का है। रमेश मेड, अब यहाँ लिखना पड़ेगा दिनेश। तो हमने कहा रमेश मेड दिनेश, दिनेश वो पर्सन है जो आगे वाला काम कर रहा है, तो एक्टिव वॉइस, वैसे ही मेक के साथ एक्टिव वॉइस लिखते हैं। धुलना की क्या होती है बेटा इंग्लिश? वॉश, क्या धुलवा लिया? दिस कार। लो बन गया, रमेश मेड दिनेश वॉश दिस कार, मतलब रमेश ने दिनेश से इस कार को धुलवाया।
सेम सेंटेंस कैन बी रिटन ऑल्सो, कैसे, रमेश, रमेश इसी के आगे कॉज लगा लो तो कॉज हो जाएगा सेकंड फॉर्म। फिर से वही, दिनेश तो लिखना ही पड़ेगा। अब कॉज के बाद टू आता है तो टू लगा लो एडिशनल, टू वॉश दिस कार। फिर इसी सेंटेंस को आप चाहते, मान लो दिनेश कोई उसका स्टाफ नहीं है, दिनेश कोई थर्ड पर्सन है, आपकी गाड़ी बहुत गंदी थी और कहीं कोई आदमी आपको मिल नहीं रहा था, तो आपने रास्ते में देखा एक बंदा था जो धुल रहा था अपनी गाड़ी, तो आपने रिक्वेस्ट किया भाई जरा मेरी गाड़ी धुल दे, तुम्हारे पास सामान है सारा, मेरे पास कोई सामान भी नहीं है, तो आपने रिक्वेस्ट किया। वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी कर सकता था सामने वाला, मना भी कर सकता, रिजेक्ट भी कर सकता था, लेकिन उसने मान लिया चलो ठीक है इतना आदमी रिक्वेस्ट कर ला, धुल देता हूँ, कौन सा घट जाऊंगा। तो ये पोलाइटनेस का सिंबल है गॉट, ठीक है, मीनिंग वही रहेगी। तो गॉट, अच्छा इस बार गॉट दिनेश लिखने का सीधा मतलब है कि दिनेश किसी भी हालत में रमेश का कोई स्टाफ नहीं रहा होगा, मतलब दिनेश के ऊपर किसी प्रकार का कोई अधिकार रमेश का नहीं रहा होगा। वो पोलाइटली का सेंस है भाई, ठीक है आपने किसी को कुछ कहा, किसी ने आपको यस कर दिया करने के लिए। रमेश गॉट दिनेश, अच्छा फिर से वही बात, अगर दिनेश आगे करने वाला एक्शन है तो टू लगाना पड़ेगा, क्योंकि गेट के साथ इन्फिनेटिव टू लिखते हैं, टू के साथ वन लगाते हैं, टू वॉश दिस कार। फिर हम चाहते सेम सेंटेंस को किससे लिखते हैं, हैव से, सॉरी, रमेश हैड दिनेश। अब हैव के साथ अगर एक्टिव वाइज लिखना है तो फिर फर्स्ट फॉर्म लगाना पड़ेगा, तो हो जाएगा भैया वॉश दिस कार। अब देखिए एक ही मीनिंग को, एक ही हिंदी सेंटेंस को लिखने के लिए इंग्लिश में आपके पास एक तरीका ये था, एक तरीका ये था, एक तरीका ये था, एक तरीका ये था। मैं फिर कह रहा हूँ सेंटेंस की मीनिंग सबकी सेम रहेगी, अंतर आएगा पोलाइटनेस का कि आप किसके साथ क्या बात करना चाह रहे हो, किस तरीके से आप बात करते हो। भाई जो आपके अधिकार क्षेत्र में लोग आते हैं उनसे आप अलग तरीके से बात करते हैं, जो लोग आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते बल्कि आप उनसे थर्ड पर्सन है, मतलब आपका उनसे कोई कनेक्शन नहीं है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आपको रिक्वेस्ट ही करनी पड़ती है उससे। तो ये वो तरीके थे। अच्छा अब आपको पता है कि हम चाहे गेट या हैव वाले केस में पैसिव वॉइस लगा सकते थे। अगर पैसिव वॉइस लगाते तो सब्जेक्ट को इंटरचेंज करना पड़ता, बोलो हाँ। अगर सब्जेक्ट को इंटरचेंज करना पड़ता तो देखो कैसे सब्जेक्ट को इंटरचेंज करते, उस बात को और जरा समझ लेते हैं। एक काम करो, गेट वाले केस में, गेट वाले केस में क्या करो, सब्जेक्ट चेंज कर दो। ये डूअर है इसका, और क्या कर रहा है, धुल रहा है ये कार, तो उसको धर ले, उसको धर ले जाओ। तो रमेश गॉट दिस कार, अभी क्या हो जाएगा, वॉश्ड। क्यों वॉश्ड हो जाएगा, क्योंकि क्या कार वॉश करेगी कि कार को वॉश किया जाएगा, कार को वॉश किया जाएगा, इसका मतलब ये वाला काम इसके ऊपर किया जाएगा, तो पैसिव वॉइस लिख दिया। कौन करेगा, बाई दिनेश। अब बाई क्यों लगा, बिकॉज ये डूअर है, डूअर वर्ब के बाद लिख रहे हो, बाई के साथ लिखो। तो रमेश गॉट दिस कार वॉश्ड बाई दिनेश, एक ही बात है। यही सेम कहानी किसमें होती, हैड में होती, इसी गॉट की जगह क्या लगा लो, हैड, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। रमेश हैड दिस कार वॉश्ड बाई दिनेश, मतलब उस हिंदी को इंग्लिश में लिखने का एक तरीका ये था, 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 मतलब अगेन 6 तरीके आपके पास थे। आपको समझना है आपकी ज़रूरत किस चीज़ की है, ये डिपेंड करता है बोलने वाले पर्सन के ऊपर, दैट मीन्स स्पीकर के ऊपर और राइटर के ऊपर, कि वो अपनी बात को रीडर्स तक किस वे में पहुंचाना चाहता है। फोर्सफुली सेंस में बोलना चाह रहा है तो अलग तरीके से बात करेगा, अगर वो पोलाइटनेस के साथ बात करना चाह रहा है तो अलग तरीके से बात करेगा। अब आइए, ये तो हिंदी से इंग्लिश हो गया, अब आपके एग्जाम में डायरेक्टली सेंटेंस इंग्लिश में आते हैं, तो एक आध दो सेंटेंस में लिखता हूँ, इसका बताना है कि बेटा ये सेंटेंस सही है गलत, तुम डिसाइड करो। एक सेंटेंस लिखा, ही गॉट रोजी स्पेस दिस लेटर। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन एक दे दिया बेटा टू सेंड, एक दे दिया सेंट, एक दे दिया सेंडिंग, और एक दे दिया सेंड। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक 10 सेकंड की विंडो दे रहा हूं, जरा सोचो क्या हम जो अभी तक सीखे समझे हैं उसकी बुनियाद पे हम इस सवाल का आंसर कर सकते हैं। स्टैंडर्ड सवाल है, मैं फिर बोल रहा हूं, जब भी कोई ट्राई करेगा इस वीडियो को देखकर, मैं तुमको प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं गारंटी तो ले नहीं सकता क्योंकि आप मेरे सामने तो करने लाइव क्लास तो है नहीं, बट फिर भी इतना आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जब भी आप इसका आंसर करेंगे गलत करेंगे,
तो इसलिए सेंटेंस को पढ़ लीजिए। आप पढ़े कहीं से भी हों, आप गलत ही करेंगे। एक बार सेंटेंस को पढ़कर आंसर करिएगा कि इस सवाल का क्या आंसर हो सकता है। एक 10 सेकेंड की विंडो दे रहा हूँ भैया, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। हे प्रभु तेरी माया, आओ मेरे नौजवानों आंसर करो। चलो भाई, आशा करता हूं कि आपने समय लिया है, उस समय का यूज भी किया होगा और आंसर आप सही करेंगे ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, बट आप मुझे लगता है करेंगे नहीं। आइए आंसर करता हूं। एक बात बताओ, हम क्या माने, मतलब हम ये क्या माने कि रोजी कौन है। रोजी को अगर हम ये मान लें कि ये वो लड़की है जो लेटर लेके जा रही है, इसका मतलब आगे वाला काम ही खुद करेगी। अगर आगे वाला काम खुद करेगी तो गेट के साथ अगर एक्टिव वॉइस मेंटेन करना होता है तो टू के साथ लिखते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ए। तो मानना क्या पड़ेगा, मीनिंग क्या निकलेगी कि मतलब रोजी वो लड़की है जो लेटर लेके जाएगी। तो मीनिंग क्या हुआ कि इस आदमी ने रोजी से भिजवाया क्या, इस पत्र को। रोजी से भिजवाया मतलब रोजी लेके गई, मतलब आगे वाला काम कौन करेगा, रोजी करेगी। तो फिर एक्टिव वॉइस लिखा, ये मीनिंग हो गई कि इस आदमी ने रोजी से इस पत्र को भिजवाया। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि रोजी वही लड़की है जो पत्र को लेके जा रही है। हो सकता है कि रोजी वो लड़की हो जो लेटर को लेके जा ना रही हो, बल्कि लेटर जिसके पास जा रहा हो, रिसीवर है वो। ऐसा हो सकता है कि नहीं भाई, कोई पर्सन लेटर रिसीव भी कर सकता है और लेटर लेके जा भी सकता है, मतलब सेंडर भी हो सकता है, रिसीवर भी हो सकता है। हम इस सेंटेंस को देखकर अपनी मर्जी से कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते, तो बेहतर होगा हम दोनों केस लेके चलें। हम ये सोचें एक बार कि सर मान लीजिए रोजी वो लड़की हो जिसके पास लेटर जा रहा हो, कौन लेके गया, कोई और, दिया नहीं। इसका मतलब आगे वाला काम ये कर नहीं रही है बल्कि इसके ऊपर किया जा रहा है, मतलब ये भेज नहीं रही है बल्कि इसके ऊपर, इसके पास भेजा जा रहा है। तो इसका मतलब एक्टिव की पैसिव, पैसिव वॉइस, और पैसिव वॉइस में क्या यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म। तो ये भी सही हो गया। इसका क्या मतलब हुआ अब, ही गॉट रोजी सेंट दिस लेटर, इसका मतलब इस आदमी ने रोजी को, मैं एक हिंदी लिख देता हूं, पता नहीं आप समझ पा रहे कि नहीं, उसने रोजी से इस पत्र को भिजवाया। एक सेंटेंस ये हुआ जो पहला ऑप्शन था। हमने कहा कि हम इसके दो मीनिंग समझ सकते थे। एक हम ये भी कह सकते थे कि उसने रोजी को ये पत्र भिजवाया। अंतर क्या है, अंतर ये है यहाँ पे रोजी से लिखा है, यहाँ पे रोजी को लिखा है, मतलब समझा रहा है। एक में रोजी से लिखने का मतलब ये कि रोजी वो लड़की है जो लेटर लेके जाएगी, और एक में रोजी वो लड़की है जो लेटर लेके जाएगी नहीं बल्कि लेटर उसके पास आएगा। इसका मतलब है कि रोजी एक में रिसीवर है और एक में डूअर है, सेंडर है। तो जहां सेंडर है एक्टिव वॉइस टू सेंड, और जब लगे सेंडर नहीं रिसीवर है तो पैसिव वॉइस। तो मतलब ही गॉट रोजी टू सेंड दिस लेटर, ये भी सही है, एंड ही गॉट रोजी सेंट दिस लेटर, ये भी सही है। अमूमन लड़का एक ही ऑप्शन मारेगा क्योंकि उसको तुक्का मारने की आदत है। उसको ये नहीं पता है कि हम जो बोल रहे हैं, हम जो कह रहे हैं, वो बात कितनी ऑथेंटिक है। इस बात का उसके पास कोई लॉजिक नहीं है, कोई सर पैर नहीं है। अच्छा, मजे की बात पता है क्या है, मजे की बात ये है कि अगर इस सेंटेंस में मैं थोड़ा सा स्लाइड चेंज करूं, इस सेंटेंस की पूरी ज्योग्राफी बदल जाएगी। कैसे, देखो, अगर मैं आपसे बोलूं ही गॉट रोजी स्पेस दिस लेटर टू रीना, और फिर एक सेंटेंस मैंने कहा ही गॉट रोजी दिस लेटर स्पेस बाय रीना। देखो, ऑप्शन आपके पास फिर से वही है बेटा, ऑप्शन आपके पास फिर से वही है कि एक ऑप्शन था टू सेंड, एक ऑप्शन था सेंड, एक ऑप्शन था सेंड पैसिव वॉइस, और एक ऑप्शन था सेंडिंग। आपको सोचना है कि इन दोनों में किस ऑप्शन के साथ हम लोग जाएंगे। जरा सोचो,
अभी तक इसके पहले वाले केस में एक चीज हमने लिखा नहीं था। क्या नहीं लिखा था? हमने लिखा ये नहीं था बेटा कि जो ये टू रीना लिखा हुआ है और यहाँ पे जो ये बाई रीना लिखा हुआ है, ये पहले वाले केस में मिसिंग था। देखो यहाँ सिर्फ दिस लेटर फुल स्टॉप था। हमने एक फ्रेज आगे बढ़ा दिया, टू रीना एंड बाई रीना। इसके बढ़ने से क्या नुकसान हो गया पता है? नुकसान ये हो गया मतलब कि इस बार ये कंफर्म हो गया कि रोजी कोई एक ही लड़की है, मतलब जो कोई एक काम कर रही है। अब ये तो ये सेंडर होगी। पहले वाले केस में रोजी दोनों हो सकती थी, सेंडर भी और रिसीवर भी, इसलिए दो ऑप्शन सही हो गए। लेकिन हम कुछ ऐसा लिख दें ताकि हमारे रीडर को ये कंफर्म हो जाए कि रोजी है कौन, सेंडर या रिसीवर। इसके लिए मैंने क्या किया, एक में लिखा टू रीना और एक में लिखा बाई रीना। अब देखो टू रीना लिखने का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब टू रीना का मतलब रीना के पास लेटर जा रहा है, तो रीना कौन हुआ, रिसीवर। अगर रीना रिसीवर है तो फिर रोजी कौन रही होगी, ले जाने वाली, सेंडर। इसका मतलब इस बार सेंडर है। अच्छा यहाँ जाओ, यहाँ लिखा है बाई रीना। बाई रीना मतलब कि रीना वो लड़की है जो लेके जा रही है। बाई मतलब डूअर, डूअर। इसका मतलब ये लेके जा रही है, सेंडर है। अगर ये सेंडर है तो फिर रोजी कौन है, ये रिसीव कर रही होगी। और तुमको पता है कि जब ये सेंडर बनेगी, सेंडर का मतलब लेके जाएगी तो खुद एक्शन करेगी, तो एक्टिव वॉइस, और एक्टिव वॉइस में क्या लगाओगे, टू सेंड। इस बार ये सही हो गया। लेकिन हमको पता है कि रोजी इस बार क्या, रिसीवर है, मतलब ये लेके जा नहीं रही है बल्कि लेटर इसके पास आ रहा है। इसका मतलब खुद काम तो करेगी नहीं, इसका मतलब पैसिव वॉइस, और पैसिव वॉइस का मतलब थर्ड फॉर्म, दैट इज सेंड। अब कोई एक ही आंसर सही हो पाएगा दोनों। इसका मतलब अब आप बोल पाएंगे ही गॉट रोजी टू सेंड दिस लेटर टू रीना एंड ही गॉट रोजी सेंट दिस लेटर बाय रीना। कुल मिला के आपको समझना है बेटा कि अगर कभी आप इन सब बातों को ढंग से नहीं समझेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है, पैसिव वॉइस क्या है, एक्टिव वॉइस क्या है, फीलिंग्स क्या है। इंग्लिश एक भाषा है मेरे भाई, भाषा शेयरिंग ऑफ फीलिंग्स है, भावनाओं का विषय है। जितना भावनाओं में बह के अंदर तक जाएंगे आप, उतना बेहतर आपको समझ में आएगा। वरना पॉजिटिव वर्ब एक ऐसा चैप्टर है, मुझे जहाँ तक लगता है अपने 12-13 साल के टीचिंग करियर में बहुत कम स्टूडेंट, मतलब मुझे तो आज तक मिला नहीं कोई लड़का, रिकॉर्ड रहा है कि इतना लड़का पढ़ाया मैंने लाइफ में, बट कोई भी क्लास में कभी आज तक ऐसा नहीं मिला जो मतलब पहली बार में मेरे लिखे गए सवालों के आंसर्स बहुत ही कॉन्फिडेंटली दे पाए। वजह एक ही, ऐसा नहीं कि लड़का पढ़ना नहीं चाहता, लड़का पढ़ना चाहता है, बट कंटेंट की क्वालिटी उसको उस लेवल पे जाके मिली नहीं जो वो चाहता था। अब जो चाहता वो जब मिला नहीं तो बेचारा कर भी नहीं पा रहा, उसकी क्या ही गलती, मैं तो उसको नहीं बोल सकता कुछ। तो फिलहाल मेरा प्रयास है कि आपको मैं अच्छे कंटेंट दे पाऊँ और आप बस इसी तरीके से मन लगाकर पढ़ते रहिए। कहीं कोई तकलीफ आ रही है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन किया करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी किया करिए ताकि लोगों तक पहुँचे, ठीक है। इसके कुछ 2-4-5 क्वेश्चंस और अच्छे हैं जो मैं करवा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। ये पूरा पॉजिटिव वर्ब का सेशन आज के लेक्चर में मैंने ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया है। इसकी प्रैक्टिस जाके बढ़िया से किताब वगैरह से करिए आप, और मैं कुछ सवाल आपको प्रैक्टिस के लिए और करवा दूंगा। आज मैंने प्रैक्टिस कराई काफ़ी हद तक, ऐसा नहीं बट फिर भी कुछ प्रैक्टिस आपको मैं और करवा दूंगा, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाएंगे, ठीक है भैया। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।